बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सीरिया के हवाले से बहुत अहम खबरें आ रही हैं। एक लिहाज से सीरिया और इराक में ISIS की शिकस्त का जश्न मनाया गया है और बशार अल असद अचानक रशिया के शहर सूची पहुंचे और वहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने तेहरान में कौम से खिताब करते हुए IS के सफाए का ऐलान किया। इसके अलावा चारशंबे को रशिया के सूची शहर में ईरान, रशिया और तुर्की की छोटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। नाइजीरिया की मस्जिद में खुदकुश हमला, 50 जाँ बहक, बोको हराम पर शुबा। IS के खिलाफ फतेह का जश्न, बशार अल असद पुतिन से मिले। चारशंबे को सूची में ईरान, रशिया, तुर्की समिट। सीरिया को बचाने पर बशार ने पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रशियन सदर ने कहा अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। रूहानी ने किया IS के खात्मे का ऐलान, कहा दहशतगर्दों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। पुतिन का शाह सलमान को फोन, सीरिया बहरान पर बातचीत। रियाद में चारशंबे को होगी अपोजिशन ग्रुप्स की मीटिंग। लबनान को इसराइल से खतरा, आर्मी चीफ ने फौज को दिया चौकसी का हुक्म। सऊदी अरब में जबरदस्त साइबर अटैक, ओहदेदारों ने कहा सरकारी कंप्यूटर से डेटा चुराया गया। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश, सैलाब से निपटने के लिए ओहदेदार चौकस, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। रोहिंग्यों की वापसी पर चारशंबे से होगी बांग्लादेश म्यांमार बातचीत, सूची को है समझौते की उम्मीद। तीन तलाक देने वाले शौहर जेल जाएंगे, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरमाई सेशन में कानून मंजूर किया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कौम से खिताब करते हुए ISIS के खात्मे का ऐलान किया। उन्होंने ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया जब सीरिया के सदर बशार अल असद ने 6 साल से जारी लड़ाई के दौरान दूसरी मरतबा मुल्क से बाहर निकलते हुए रशिया के सूची शहर में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और ISIS के खिलाफ कामयाबी में मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रूहानी ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह की मदद और खित्ते के लोगों की जद्दोजहद की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि अवाम के सरों पर मंडलाने वाली शैतानियत खत्म हो गई है। यकीनन उनकी बाकियात अब भी हैं, लेकिन उनकी बुनियाद और उनकी जड़ों को काट दिया गया है। रूहानी ने कहा कि इंतहा पसंद ग्रुपों ने खित्ते में तबाही, कत्लेआम, बर्बरियत और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं दिया। ईरानी सदर ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मगरबी मुल्कों, अमरीकियों और सहयोनियों की मदद से ये मुजरिमीन 21वीं सदी में ऐसे भयानक जराइम करेंगे। सूची शहर में सीरिया बहरान के बारे में तुर्की और रशिया के लीडर्स के साथ मीटिंग के ताल्लुक से रूहानी ने कहा कि वो उनसे ISIS दौर के बाद खित्ते के हालात और सीरिया के मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत करेंगे। रूहानी ने अरब लीग पर खित्ते के मसाइल के ताल्लुक से दोगलापन अख्तियार करने का इल्जाम लगाया। ईरानी सदर ने कहा कि अरब लीग अब अपना असर खो चुकी है। उन्होंने इराक और सीरिया में दहशतगर्दों के जराइम पर कोई कार्रवाई न करने के लिए अरब लीडर्स पर गुस्से का इजहार किया। सदर ने लबनान के लिए उठ खड़े होने में नाकामी पर भी अरब लीग पर तनकीद की जब लबनान के सरहदी शहर अरसल में दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म थे। रूहानी ने यह इल्जाम भी लगाया कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जारहियत जारी है, लेकिन अरब लीग आंख बंद किए हुए है। रूहानी ने अपनी तकरीर में अमेरिका और इसराइल पर ISIS की मदद का इल्जाम लगाया और उन्होंने खित्ते के अरब मुल्कों पर तनकीद की और सवाल किया कि वो क्यों यमन जंग में सिविलियंस की हलाकतों पर अपनी जबान नहीं खोलते। हसन रूहानी चारशंबे को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर एर्दोगान से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात सूची शहर में होने वाली है।
सीरिया के सदर बशार अल असद ने अपने मुल्क को बचाने और सीरिया में रशिया की मदद के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। सोची शहर में दोनों लीडर्स की अचानक मुलाकात हुई। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में ये बात बताई। इस मौके पर बशार अल असद और पुतिन ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के बारे में तफसील से बातचीत की और सीरिया में तकरीबन 7 साल से जारी जंग खत्म होने के बाद की सूरत हाल और इम्कानात के बारे में ख्यालात का तबादला किया। पुतिन और बशार अल असद इस मौके पर गर्मजोशी से गले मिले। एक बयान में कहा गया कि बशार अल असद ने कहा कि वो मसले को हल करने के लिए फरीकों के साथ बातचीत करने तैयार हैं। इसके जवाब में पुतिन ने बशार अल असद का शुक्रिया अदा किया। रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी ने क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव के हवाले से बताया कि ये मीटिंग तकरीबन 4 घंटे जारी रही। 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद से ये दूसरा मौका है जब बशार अल असद मुल्क से बाहर गए। अक्टूबर 2015 में सीरिया में रशिया की कार्रवाइयाँ शुरू होने के बाद बशार अल असद और पुतिन ने मॉस्को में मुलाकात की थी। इस जंग में रशिया ईरान के साथ सीरिया की बशार अल असद हुकूमत का अहम इत्तेहादी रहा। पिछले महीने सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप्स के दरमियान कजाकिस्तान के दारुलहुकूमत आस्ताना में जंगबंदी समझौते के बारे में बातचीत हुई थी। यह बातचीत रशिया, ईरान और तुर्की की निगरानी में हो रही है। सीरिया जंग में एक अंदाजे के मुताबिक कोई 4,65,000 लोग हलाक हुए और 12 मिलियन से ज्यादा बेघर हुए। बशार अल असद ने रशिया के सदर से कहा कि सीरिया के पूरे अवाम की तरफ से आपने जो कुछ किया है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, हम इसे कभी नहीं भुला सकते। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि बशार अल असद का यह दौरा इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि मुल्क में अमन के अमल को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें रशिया, ईरान और तुर्की मदद कर रहे हैं। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने यह भी कहा कि पुतिन ने ईरान और तुर्की से बातचीत की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि रशिया सीरिया की लीडरशिप के साथ मिलकर काम करेगा ताकि मुल्क में अमन कायम करने के लिए मैदान तैयार किया जा सके। यह पूछे जाने पर कि पुतिन और बशार अल असद ने सीरियन सदर के मुस्तकबिल के बारे में कोई बात की, पेस्कोव ने कहा कि बशार अल असद के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ सीरिया की कौम करेगी। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि सीरिया में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी हासिल हुई और सीरिया के अवाम को इस जंग के दौरान बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीरिया में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पुतिन ने यह भी कहा कि अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रशिया के जंगी हवाई जहाज़ों ने बशार अल असद हुकूमत की दरख्वास्त पर सितंबर 2014 में आईएसआईएस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस की शिकस्त के लिए सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को मुबारकबाद दी। जनरल सुलेमानी ने कहा कि यह अजीम फतेह आयतुल्लाह खामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और अपनी जान कुर्बान करने वाले फाइटर्स की कुर्बानियों का नतीजा है। इराक और सीरिया में ईरान की तायद रखने वाले वॉलंटियर फोर्सेस, एडवाइजर्स और सिपाहियों ने आईएस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को फैसलाकुन शिकस्त देने में अहम रोल अदा किया है। सुलेमानी ने इराक और सीरिया की हुकूमतों, फौजों और वॉलंटियर फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका के तबाहकुन रोल का जिक्र किया। जुमे के दिन इराकी फौजों ने रावा शहर को आज़ाद करा लिया था, जो आईएस के कंट्रोल वाला आखिरी शहर था। 2 दिन बाद सीरिया की फौज ने इत्तेहादी फोर्सेस के साथ बुकामाल टाउन को भी आईएस से छुड़ाया। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर शाह सलमान से बातचीत की और उन्हें बशार अल असद से मुलाकात के बारे में बताया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि पुतिन सूची शहर में बशार अल असद से अचानक मुलाकात के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करेंगे। इसराइल में रशिया के सफीर अलेक्जेंडर शीन ने सीरिया में ईरान की मौजूदगी को दुरुस्त ठहराया है और कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अरब मुल्क में दहशतगर्दी से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर यह बात कही। 4 शंबे को सऊदी अरब के दारुल रियाद में सीरिया के बारे में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सीरिया की अपोजिशन के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। समझा जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पार्टियों को एक करने की कोशिश की जाएगी और मुल्क के लिए एक नया दस्तूर बनाने पर जोर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने अरब वजीरों के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि वो यमन में अलहूसियों को हथियार दे रहे हैं। बेरूत में तकरीर करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि अरब लीग की तरफ से किए गए दावे एक मजाक हैं। काहिरा में अरब लीग की एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद एक बयान जारी करते हुए हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था और उस पर दहशतगर्दों की मदद का इल्ज़ाम लगाया गया था। यह भी कहा गया था कि हिजबुल्लाह अपने हथियार और मिसाइल्स के जरिए अरब मुल्कों में इंतहा पसंद और दहशतगर्द ग्रुप्स की मदद कर रही है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ऐसे दावों का कोई सबूत नहीं है। नसरुल्लाह ने कहा कि हमने कोई बैलिस्टिक मिसाइल या हथियार नहीं भेजा है, हमने बंदूकें भी नहीं भेजी हैं, न यमन को, न बहरीन को, न इराक को और न किसी और मुल्क को। हिजबुल्लाह के पास खुद बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। सिर्फ 2 जगह हिजबुल्लाह ने हथियार भेजे हैं और वो फ़लस्तीन और सीरिया है। काहिरा मीटिंग में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा था कि ईरान और हिजबुल्लाह खित्ते में बदअमनी फैलाना चाहते हैं और मसलकी इख्तिलाफात को हवा दे रहे हैं, हमारे लोगों के दरमियान फूट डाल रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ फतह का जिक्र करते हुए
कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि आईएस ख़त्म हो गई है, बल्कि आईएस का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इराक़ में आईएस के ख़िलाफ़ फतह के बाद हिज़्बुल्लाह वहाँ से अपने फ़ाइटर्स को वापस बुलाना चाहेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का ये बयान साद हरीरी के इस्तीफ़े से पैदा बहरान के पस मंज़र में काफ़ी अहमियत रखता है। लेबनान के आर्मी चीफ ने अपने फौजियों को हुक्म दिया है कि वो इस्राएली फौज के किसी भी खतरे और खिलाफ वर्जियों का जवाब देने के लिए चौकस हो जाएं। अपने ट्विटर अकाउंट पर कमांडर जनरल जोसेफ ऑन ने लेबनान की फौजों से कहा कि वो उन दहशतगर्दों को निशाना बनाते रहें जो फौज और लेबनान के लोगों के खिलाफ जराइम कर रहे हैं। सीनियर फौजी जनरल ने वार्निंग दी कि इसराइली हुकूमत लेबनान, उसके अवाम और फौज के ताल्लुक से बुरे इरादे रखती है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि लेबनान की फौज मुल्क के इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 1701 पर अमलावरी को यकीनी बनाएगी। इसराइल ने साल 2000 और 2006 में लेबनान से 2 जंगें लड़ी थी। इन जंगों में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेबनान की फौज उस करारदाद पर अमल की जिम्मेदार है जिसके तहत इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग खत्म हुई थी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नाइजीरिया की मस्जिद में खुदकुश हमला, 50 जाँ बहक, बोको हराम पर शुबा। आईएस के खिलाफ फतेह का जश्न, बशार अल असद पुतिन से मिले। चारशंबे को सूची में ईरान, रशिया, तुर्की समिट। सीरिया को बचाने पर बशार ने पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रशियन सदर ने कहा अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। रूहानी ने किया आईएस के खात्मे का ऐलान, कहा दहशतगर्दों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। पुतिन का शाह सलमान को फोन, सीरिया बहरान पर बातचीत। रियाद में चारशंबे को होगी अपोजिशन ग्रुप्स की मीटिंग। लेबनान को इसराइल से खतरा, आर्मी चीफ ने फौज को दिया चौकसी का हुक्म। सऊदी अरब में जबरदस्त साइबर अटैक, ओहदेदारों ने कहा सरकारी कंप्यूटर से डेटा चुराया गया। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश, सैलाब से निपटने के लिए ओहदेदार चौकस, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। रोहिंग्यों की वापसी पर चारशंबे से होगी बांग्लादेश म्यांमार बातचीत, सूची को है समझौते की उम्मीद। तीन तलाक देने वाले शौहर जेल जाएंगे, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरमाई सेशन में कानून मंजूर किया जाएगा। मिडल ईस्ट की खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। कतर ने सऊदी अरब की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि इसकी ताज़ा मिसाल लेबनान के अंदरूनी मामलात में रियाद की दखल अंदाजी है। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने वाशिंगटन में ये बात कही। अल सानी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये ताकतें डराने धमकाने को आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी इत्तेहाद में शामिल मुल्क उनके खिलाफ बोलने वालों को खामोश करा रहे हैं, इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं, बातचीत के रास्ते बंद कर रहे हैं, मार्केट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और छोटे मुल्कों को डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, हुकूमतों को तोड़ रहे हैं और शहरियों को खौफजदा कर रहे हैं।
कतर के वजीर ने हमास की सरपरस्ती खत्म करने का मुतालबा रद्द करते हुए कहा कि कतर की मदद का मकसद जंग से तबाह गाजा की दोबारा तामीर है और यह मदद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दोहा अपने अंदरूनी मामलात में किसी दूसरे मुल्क की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वाशिंगटन में एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए कतर के वजीर ने कहा कि उनके मुल्क ने हमास की मदद नहीं की है बल्कि गाजा की मदद की है। सऊदी अहदेदारों ने कहा है कि मुल्क में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है जिसका मकसद सरकारी कंप्यूटर्स में खलल डालना है। सऊदी अरब के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने बताया कि इस हमले में एक ताकतवर मॉलवेयर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह हमला किसकी तरफ से किया गया है। सऊदी अरब में इससे पहले भी ऐसे साइबर अटैक्स हुए हैं। 2012 में ऐसे ही एक हमले में आरामको कंपनी को निशाना बनाया गया था। सऊदी अहदेदारों ने बताया कि इस साइबर अटैक का मकसद उन कंप्यूटर से डेटा चुराना है जिनका इस्तेमाल ईमेल्स के लिए किया जाता है। यमन में एक ड्रोन हमले में 4 अलकायदा मिलिटेंट्स हलाक हुए। यमन में अमेरिका ही इस तरह के ड्रोन हमले करता है। यह हमला बायदा सूबे में किया गया जिसमें एक कार को निशाना बनाया गया। इस कार में ये अलकायदा फाइटर सफर कर रहे थे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे और दूसरे इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस कार्रवाई के दौरान 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 7 लड़कियां और एक साबिक वजीर शामिल है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि बैतुल मक़दस में तलाशी के दौरान फतेह से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर हातिम अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया गया। अल ईसविया और बेतहानिया में भी तलाशी ली गई। इस मौके पर कई फलस्तीनियों के साथ मारपीट की गई। नाइजीरिया से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। नाइजीरिया की एक मस्जिद में खुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम 50 लोग जाँ बहक हो गए और कई दूसरे जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि यह धमाका मोबी शहर की एक मस्जिद में हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि यह हमला बोको हराम ने किया है। सितंबर के महीने में नाइजीरिया की बोर्नो रियासत में एक दहशतगर्द हमले में 18 लोग हलाक हुए थे। बोको हराम ने 2009 से अपनी सरगर्मियां शुरू की और ऐसे वाकयात में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और 20 लाख से ज्यादा बेघर हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि एक नौजवान खुदकुश बमबरदार ने यह कार्रवाई की जब लोग फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो रहे थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि अब तक जख्मियों की सही तादाद नहीं मालूम हो सकी जिनका अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा रहा है। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में कई लोगों और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जिन इदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं उनमें 2 जर्मन कंपनियां भी शामिल हैं। सऊदी अरब के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं। मक्का रीजन में तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया गया। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए ओहदेदार चौकस हैं। ताइफ और जद्दा में भी स्कूल्स बंद कर दिए गए। मदीना के इलाके में भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। इसके अलावा जाजान, असीर और अबहा के इलाकों से भी ऐसी ही वार्निंग दी जाने की खबरें मिली हैं। कुछ साल पहले जद्दा में बारिश और सैलाब से बड़ी तबाही आई थी और सैकड़ों जानें गई थी। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नामनेहा जंग नाकाम हो चुकी है। यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए गुलाम अली खुसरो ने कहा कि जब से अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया है तब से पूरी दुनिया में दहशतगर्द हमले बढ़ गए हैं। ईरानी सफीर ने कहा कि अफगानिस्तान पर कब्जे के इतने साल गुजरने के बाद भी वो खित्ता और दुनिया महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगी पॉलिसियों के जरिए बिगड़ते हुए सिक्योरिटी हालात से नहीं निपटा जा सकता। खुसरो ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ाई के लिए मुल्क को पूरी दुनिया की मदद और तायद की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि फौजी चैलेंजेस के साथ साथ मुआशी और तरक्याती चैलेंजेस से भी निपटना चाहिए। ईरानी ओहदेदार ने अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए ईरान की तायद का ऐलान किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में तशद्दुद, इंसानियत के खिलाफ जंग और नस्ल कुशी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। 100 सफ़ात की रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह कई बरसों से म्यांमार की राखीन रियासत में ऐसे बदतरीन हालात पैदा किए गए और किस तरह 2012 से मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। एमनेस्टी के सीनियर डायरेक्टर एंड रिसर्च एना नेसॉट ने कहा कि राखीन रियासत जुर्म की जगह है। वहाँ 3 महीनों से बदतरीन मुहिम चलाई गई। इन 3 महीनों के दौरान 6 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश पहुंच गए। एमनेस्टी ने कहा कि इस क्रैकडाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा बुद्ध इंतहा पसंदों ने भी हिस्सा लिया और राखीन रियासत के जरायम, नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जरायम हैं। एमनेस्टी ओहदेदार ने कहा कि म्यांमार के ओहदेदारों ने रोहिंग्या औरतों, मर्दों और बच्चों को अलग अलग किया और उनके साथ गैर इंसानी रवैया अपनाया।
म्यांमार की लीडर आंग सान सू की ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस हफ्ते बांग्लादेश हुकूमत के साथ उनकी बातचीत में रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के ताल्लुक से एक समझौता हो जाएगा। म्यांमार के दारुल हुकूमत में यूरोपीय ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूची ने यह बात कही। म्यांमार और बांग्लादेश के ओहदेदारों के दरमियान चारशंबे और जुमेरात को बातचीत होने वाली है। सूची ने कहा कि इस बातचीत के नतीजे में समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। जिम्बाब्वे में सदर रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ पार्लियामेंट में मवाखिज़े या इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई। 37 साल से मुल्क पर एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने वाले रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी पार्टी के दबाव के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई। रॉबर्ट मुगाबे और उनकी बीवी ग्रेस पर दस्तूरी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस दौरान जिम्बाब्वे के नायब सदर एमरसन मंगावा ने मुगाबे से कहा कि वो अवाम की राय की इज्जत करें और ओहदा छोड़ दें। एमरसन को ओहदे से हटाने के बाद ही मुगाबे के खिलाफ बगावत और मौजूदा बहरान शुरू हुआ था। अब लौटते हैं हिंदुस्तान। हुकूमत 3 तलाक के तरीके को खत्म करने के लिए एक नया कानून बनाएगी। इस सिलसिले में वजीरों की एक कमेटी बनाई गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के तरीके को गैर इस्लामी और गैर दस्तूरी करार देते हुए बर्खास्त कर दिया था। पता चला है कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में मुनासिब कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए एक साथ 3 तलाक को जुर्म करार दिया जाएगा। वजीरों की कमेटी इस कानून का मुसवदा बनाएगी और हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में इसे पेश कर सकती है। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कहा कि कोई भी कानून बनाने से पहले तमाम फरीकों से सलाह मशवरा करना चाहिए। समझा जा रहा है कि इस कानून के तहत 3 तलाक देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी और ऐसे शौहरों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है, लेकिन इस मरतबा इसमें कुछ देर होगी क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरे वज़ीर गुजरात असम्बली इलेक्शंस की मुहिम में मसरूफ़ हैं। ये सेशन दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है और तकरीबन 10 दिनों का होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर में 3 लश्कर मिलिटेंट्स हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की सुबह मोगाम इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान छुपे हुए मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद झड़प हुई। मारे गए मिलिटेंट्स गैर मकामी हैं। इस दौरान जरबामा के जंगलाती इलाके में भी एक एनकाउंटर की खबरें मिल रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नाइजीरिया की मस्जिद में खुदकुश हमला, 50 जाँ बहक, बोको हराम पर शुबा। आईएस के खिलाफ फतेह का जश्न, बशार अल असद पुतिन से मिले। चारशंबे को सूची में ईरान, रशिया, तुर्की समिट। सीरिया को बचाने पर बशार ने पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रशियन सदर ने कहा अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। रूहानी ने किया आईएस के खात्मे का ऐलान, कहा दहशतगर्दों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। पुतिन का शाह सलमान को फोन, सीरिया बहरान पर बातचीत। रियाद में चारशंबे को होगी अपोजिशन ग्रुप्स की मीटिंग। लेबनान को इसराइल से खतरा, आर्मी चीफ ने फौज को दिया चौकसी का हुक्म। सऊदी अरब में जबरदस्त साइबर अटैक, ओहदेदारों ने कहा सरकारी कंप्यूटर से डेटा चुराया गया। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश, सैलाब से निपटने के लिए ओहदेदार चौकस, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। रोहिंग्यों की वापसी पर चारशंबे से होगी बांग्लादेश म्यांमार बातचीत, सूची को है समझौते की उम्मीद। तीन तलाक देने वाले शौहर जेल जाएंगे, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरमाई सेशन में कानून मंजूर किया जाएगा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।